आपके साथ मुस्कान शास्त्री। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था और इसको लेकर तब से लेकर आज तक विपक्ष के मन में लगातार कई सवाल थे। एक सवालों की लंबी लिस्ट थी जिसको उन्हें डायरेक्ट सत्ता पक्ष से यानी कि पीएम से पूछना था। और आज ही का वो दिन था जब सदन में आज फेस ऑफ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, उन्होंने स्पीच दी और सवालों के बौछार विपक्ष ने किए। कई सारे सवाल हुए, कई सारे जवाब मिले और क्या क्या सवाल हुए, जवाब मिले या नहीं, आज मुद्दा यही है, चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire. आज सदन में फाइनली वो मौका मिला जिसके लिए विपक्ष इतने दिनों से इंतजार कर रहा था और सवालों की लंबी लिस्ट थी। लेकिन वो एक अहम सवाल जो लगातार विपक्ष पूछने की कोशिश कर रहा था, सामने पीएम आए और वह सवाल भी पूछा गया। सवाल ये था कि ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ। करीब 25 से 26 बार वो ये कह चुके हैं कि उन्होंने ही सीज फायर कराया और यही सवाल राहुल ने मोदी से किया। तो इसका जवाब मोदी क्यों नहीं दे पाए? यूं कह लीजिए कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो जवाब दें, उस तरह से उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने बिना ट्रंप का नाम लिए ये ज़रूर कहा कि दुनिया की किसी भी ताकत ने, किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। पर कांग्रेस के पास एक वाजिब प्रश्न अभी भी बरकरार रहता है कि आखिरकार ये जो बार बार राष्ट्रपति ट्रंप बोले चले जा रहे हैं और जैसा कि आपने बताया 25-26 दफ़ा वो बोल चुके हैं, तो उनको एड्रेस करके आज कोई बात कही गई क्या? भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद और वहाँ प्रधानमंत्री खड़े हैं और जैसा कि आपने बताया तमाम वो सवाल जो कि 22 अप्रैल से अब तक इस पूरी घटनाक्रम को लेकर है। पहले पहलगाम की घटना होती है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिन परिस्थितियों में रोका जाना और उसके बाद से विभिन्न फोरम्स पर उठे सवालों का विभिन्न फोरम्स से जवाब भी दिया गया सरकार की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कई चुनावी भाषणों में दिया। लेकिन आपको याद होगा तब से विपक्ष कह रहा था कि एक स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का, संसद का एक सत्र बुला करके इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे दीजिए। अब देखिए मॉनसून सत्र में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अगर आप कायदे से कहें तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, चर्चा, सवालों के जवाब देंगे नहीं देंगे, अभी तक का वक्त जो है यूँ ख़राब होता रहा। लेकिन अब ये देखिए चर्चा हुई, सार्थक हुई नहीं हुई, इस बारे में तो इतिहास लिखेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री कुछ और ज़्यादा करीब आए, उस बात को कहने के और ज़्यादा करीब आए जो विपक्ष उनसे कहवाना चाहता है। और विपक्ष कहवाना चाहता है कि वो कहें कि ट्रंप ने हमें बाध्य नहीं किया, हमारा ये अपना फैसला था कि हम युद्ध रोकें। वो ये कहना तो चाहते हैं कि हमारा ये अपना फैसला था, लेकिन ट्रंप नाम से वो दूर हट रहे हैं। हो सकता है कि उनकी डिप्लोमेटिक मजबूरियां हों, कूटनीतिक मजबूरियां हों, लेकिन इस शब्द विशेष से आज ज़रा दूरी बनाते हुए दिखे प्रधानमंत्री। कांग्रेस ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस बहुत जोर देकर प्रधानमंत्री से पूछना चाह रही थी कि आखिर ये सीज फायर जो हुआ है वो किसी के कहने पे हुआ, यानी कि ट्रंप के कहने पे हुआ। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बचते हुए नजर आए। उन्होंने सारी बातें कही, जो है सारी सफाइयां दी, सब तरह की बातें की, लेकिन ये एक नाम नहीं लिया उन्होंने। क्यों? दुनिया के
किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान अब देखिए उन्होंने एक सीक्वेंस, आपने कहा कि मजबूरी होगी, किस तरह की मजबूरियां हो सकती अब हैं? देखिए ये होता क्या है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के बड़े देशों के नेताओं से मुलाकात प्रधानमंत्री को करना पड़ता है और प्रधानमंत्री जानते हैं कि आज की तारीख में भारत एक मजबूत देश है और उसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन भारत दुनिया का सबसे मजबूत देश तो है नहीं और आज की तारीख में सबसे उन्नत देशों में अमेरिका है। अमेरिका ने ये बात हकीकत है कि कई देशों में अपनी दखल दे करके या तो युद्ध शुरू करवाए हैं या युद्ध ख़त्म करवाए हैं। अमेरिका की ऐसी ताकत आज की तारीख में आर्थिक, सामरिक, मिलिट्री है कि वो इस तरह की चीज़ों को करता है। तो जो बेहतर संबंध हैं भारत और अमेरिका के या प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप से, क्या उसको वो रिस्क नहीं करना चाहते हैं, वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी उस क्षेत्र में घुसना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बार बार एक ही बातें जब बोल रहे हैं तो कोई लक्ष्य है उनका। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार अगर एक बात कह रहे हैं तो संभवतः वो किसी चीज़ को एंगल कर रहे हैं और वो अकेले भारत पाकिस्तान की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं 4-5 युद्ध रुकवाए और यहाँ तक कि अभी जो कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध हुआ उसे भी उन्होंने रुकवाने की कोशिश ही की और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऊपर ये श्रेय भी लिया कि हमने रुकवा भी दिया। तो क्या वो सचमुच अगले साल नोबेल प्राइज़ मिले उनको, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं? और इसीलिए हर फोरम पर, अब देखिए वो अमेरिका में बोलते हुए नज़र आए, थोड़े दिन पहले, अभी 2 दिन पहले वो स्कॉटलैंड पहुंचे हैं और स्कॉटलैंड में ही हैं इस वक्त, वहाँ भी उन्होंने ये बात कह दी और एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार कह दी। तो राष्ट्रपति ट्रंप कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं कि वो कोई ऐसी पागलपन में बोले चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बात है, वो एंगल है और वो चाहते हैं कि हमें श्रेय मिले। प्रधानमंत्री मोदी उनका श्रेय शायद छीनना नहीं चाहते हैं, शायद वो संबंध उनके साथ ख़राब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस उन्होंने बताई उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि समझिए ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बोला हमने खुद से किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि 9 मई की रात में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का फ़ोन हमारे पास आया, मैं ले नहीं पाया उन फ़ोन्स को। उसके बाद 4-5 दफ़े उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद फिर मैंने उनको कॉल बैक किया। जब मैंने उनको कॉल बैक किया तो पूछा कि भाई क्या बात है? उन्होंने कहा आपके देश पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और 9 तारीख यानी कि 9 मई की रात की बात है ये। तो हमने उनको जवाब दिया कि गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा और अगर वो हमला करेंगे तो हम उनसे भी बड़ा हमला करेंगे। और फिर जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ, उन्होंने हमला किया, लेकिन हमने इतना ज़्यादा बड़ा हमला किया कि वो एकदम लड़खड़ा गए। और फिर बाद में उन्होंने 10 तारीख को दोपहर में डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से, हमारे डीजीएमओ को फ़ोन आया, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, और कहा कि अब बहुत हो गया, प्लीज़ युद्ध रोक दीजिए। ये कहानी उन्होंने आज बताई। कमोवेश इसी तरह की एक कहानी थी जो उस वक्त वॉर के दौरान हम लोगों को पता चली थी कि दरअसल ये मामला जब बढ़ता चला जा रहा था तो अमेरिका ने इंटरफेयर किया था और पाकिस्तान से बात की थी, क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये दोनों देश जो हैं वो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, परमाणु संपन्न देश हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु युद्ध में यह तब्दील हो जाए और जो कमज़ोर देश होता है वो परमाणु हथियारों पर जल्दी चला जाएगा, ऐसा मानकर चला जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो पाकिस्तान कहीं जल्दी से परमाणु हथियार का इस्तेमाल न कर दे, क्योंकि भारत ने कह दिया था कि हम कोई ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार ये होता है ना कि हमारे पास तो परमाणु हथियार है, अगर हमारा गला दबाएंगे तो मैं ये हथियार इस्तेमाल कर लूँगा। और आज जैसे कि आप जानती हैं परमाणु हथियार जो होते हैं वो ऐसे हथियार होते हैं कि अगर 2 देश आपस में इस्तेमाल करें तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा उसका। तो ये चिंता थी और अमेरिकियों को ये सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जो हथियार हैं और उनकी जो व्यवस्था है वो कायम रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो
और उन्होंने दखल दिया, रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान से बात भी की, ये बात हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान इस बात के लिए तो तैयार था कि युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मार खाना चौथे पांचवें दिन के बाद शुरू हो चुका था। और जैसे कि हम लोगों ने बाद में वो तस्वीरें भी देखी कि रावलपिंडी के पास का जो उनका एयरबेस था वो तबाह कर दिया गया था, और जो बॉर्डर इलाके के बेस थे वो तो थे ही तबाह। तो ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता था कि वो एक ऑनरेबल एग्जिट ले, एक इज्जतदार तरीके से वॉर को ख़त्म करने के लिए। तो उन्होंने, पाकिस्तान और अमेरिका ने आपस में ये सुलह किया और उसके बाद भारत को संपर्क किया गया। भारत को जब संपर्क किया गया तो भारत का ये स्टैंड था कि भाई हमें आतंकवादियों को मारना था, और हमने बहावलपुर में, मुरैदके में मार दिया है, जहाँ तक सवाल है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के ठिकानों को। तो अब हम उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहते। और यहीं पर लड़ाई हो रही है कि भाई आप युद्ध करना क्यों नहीं चाहते थे जब आप युद्ध में जा चुके थे, जब आपके पास ये लग रहा था कि पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, हमने उनके रावलपिंडी के एयरबेस को तबाह कर दिया था, तो आपने उनको मौका कैसे दिया? इस बात का जवाब नहीं आया। भारत का ये कहना था कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, और इसीलिए जब हमारे पास अमेरिकन का फ़ोन आया तो हमने उनको यही कहा कि आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं, आप हमें फ़ोन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ युद्ध थोड़ी ना हो रहा है, जिसके साथ युद्ध हो रहा है वो फ़ोन करे। और अगले दिन ये जो फ़ोन कॉल है वो DJMO का आया, जैसे कि हमने अभी बताया, और DJMO, पाकिस्तान ने DJMO भारत को फ़ोन किया। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कि 80 के दशक में बनी थी कि जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ करेगा तो एक देश का DJMO यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन दूसरे देश के DJMO को फ़ोन किया करेगा और कहेगा कि अब हम युद्ध में जा रहे हैं, हमने मारा है, या फिर हम युद्ध ख़त्म करने जा रहे हैं। और इस प्रकार हमने युद्ध ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं ये बात तो हकीकत है कि अमेरिकियों की दखल थी, लेकिन मध्यस्थता नहीं थी। अमेरिकी आकर के युद्ध ख़त्म करवाने में उन्होंने सहायता ज़रूर की है, लेकिन भारत की एक स्टेटेड पॉलिसी है मुस्कान के हम किसी तीसरी शक्ति को बीच में नहीं आने देना चाहते हैं। तो वो भी तीसरी शक्ति आई क्या, ये बड़ा प्रश्न बन गया उस वक़्त, और उसी बात को बार बार मना किया जा रहा है। कांग्रेस और तमाम विपक्ष यही कह रहा है कि आपने तीसरी शक्ति को अलाउ कैसे कर दिया, और यही सरकार बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। और शायद यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिया, लेकिन प्रेसिडेंट का नाम। पर ये डायरेक्ट साफ क्यों नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से? ये लगातार जब विपक्ष की तरफ से सवाल आ ही रहे हैं, तो ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, या फिर उन्होंने वो ट्रंप का नाम नहीं लिया, पर वो कहीं ना कहीं समझाने की तो कोशिश कर ही रहे हैं कि कोई तीसरी शक्ति इस बीच में नहीं आई थी। तब भी विपक्ष का सवाल जारी है और वो चेहरा क्लियर नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष, ये जो सरकार है, वो चेहरा क्लियर नहीं कर पा रही है। उस सवाल का अभी भी सवाल ही बना है। शायद विपक्ष सेटिस्फाइड नहीं है इस आंसर से, इसलिए वो लगातार सवाल कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विपक्ष को उत्तर चाहिए या विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा चाहिए, और उसे ये लगता है कि हम इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट की तरह सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप तो बहुत 56 इंच की छाती कहते हैं, और देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के सामने भी आप सरेंडर कर गए। अगर आप कहते हैं कि हम जीत रहे थे तो फिर हमारे सैनिकों के शौर्य को आपने बीच में रोक दिया, हमें तो POK मिल जाता, और आपने क्यों नहीं लिया? जैसा कि गौरव गोगोई कह रहे थे पार्लियामेंट में कि आपने कैसे रोक दिया युद्ध को। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट निकालने का मसला है, और सत्ता पक्ष वाले भी पॉलिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने धूल चटा दिया, तिनके की तरह हमने बिखेर दिया, मसल दिया हमने। तो इस तरह की बातें आज प्रधानमंत्री भी कह रहे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो जो युद्ध हुआ था वो तो सामरिक दृष्टि से बड़ा गंभीर विषय था, जिसमें कि हमारे ऊपर कुछ हमले किए गए थे और हमने उनके ऊपर हमले किए, और ये युद्ध पहलगाम के बाद जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद हुई थी, तो वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट था। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्ट है ना, वो हम अपने सामने प्ले आउट होता देख रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्ट में मान लीजिए कि कोई किसी की बात से कन्विंस नहीं होगा। करीब 32 घंटे की बहस हो चुकी, और 32 घंटे में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। और जैसा कि आपकी बातों से लग भी रहा है, लोगों के मन में सवाल अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल किए। सदन में आज वो लगातार सवालों के बौछार कर ही रहे थे। विदेश नीति पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं, सरकार से पूछा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि
भारत ने पाकिस्तान और चाइना को एक कर दिया। उनका कहना यह था कि उन्होंने भारत ने पाकिस्तान और चाइना को एक कर दिया, तो क्या इससे देश की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये आज की बात नहीं है कि भारत और चाइना एक, पाकिस्तान और चाइना एक हो गया। हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं उसमें हम हमेशा से इस बात के लिए सतर्क हैं, और ये बात राजनीति की नहीं है। हमें पता है कि एक तरफ चीन है जिसके साथ हमारा 1962 का युद्ध हो चुका है, और एक तरफ पाकिस्तान है जिसके साथ हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ ली हैं अभी तक। और तीसरी बात ये भी दिखाई पड़ रही है कि अब बांग्लादेश भी कट्टरपंथियों के हाथों में जाता चला जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि एक फ्रंट उस तरफ भी खुल सकता है। तो एक तरह से आप अगर वैसे देखें तो 3 फ्रंट्स हो जाते हैं, और अगर पाए तो आप पाएंगे कि एक ही फ्रंट है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना। चाइना की जो युद्ध नीति है वो ऐसी है कि वो खुद से युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी बिजनेस को प्रभावित होने नहीं देना चाहते हैं। वो एक ट्रेडिंग नेशन है, और व्यापार करके उन्होंने आज की तारीख में जो इज़्ज़त हासिल की है पूरी दुनिया में, वो बड़े आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि भारत और चीन करीब करीब साथ आज़ाद हुए, लेकिन उन्होंने ऐसी ट्रेड पॉलिसी अपनाई, और वहाँ पर लोकतंत्र है नहीं, इतनी कड़ाई है, काम खूब करवाया लोगों से। और आज की तारीख में देखिए कि वहाँ पर भले लोकतंत्र नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से बड़ा उन्नत देश वो हो गया। और उसने एक विकल्प दे दिया पूरी दुनिया को तकनीक में, जिसमें कि टेक्नोलॉजी सस्ती भी हो सकती है। ये बात चाइना ने पूरी दुनिया को समझाई। आप अपने घरों में देखिए कैसे वो जो टेलीविज़न सेट्स है, उस ज़माने में जब रामायण आया करता था तो वो 25,000 की मिला करती थी, और आज की तारीख में वो 8, 10, 15,000 की भी कोई चाइनीज सेट लेकर के अपने घर में कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति देख सकता है। तो उन्होंने तकनीक को सस्ता किया। वो लड़ना नहीं चाहते हैं। युद्ध में क्या होगा, उनका व्यापार खराब होता है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को सेट कर रखा है, और पाकिस्तान को वो आर्म्स की सप्लाई कर रहे थे, पाकिस्तान को वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे थे, और पाकिस्तान उन आर्म्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा था। और वो ये देख रहे थे कि हमारे हथियार कितने कामयाब हैं, क्योंकि चाइना के दिमाग में ये चल रहा है कि हम तो अभी ये FMCG गुड्स में ही व्यापार करते हैं, ये टीवी फ्रिज टाइप बनाते हैं, हम हथियारों के उद्योग में कब जाएंगे। अभी अमेरिकन ही पूरी दुनिया के हथियार बाजार पर उन्हीं का कब्जा है, 50% के आसपास। तो उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन्स, उनके ही फाइटर जेट्स पूरी दुनिया में बिक रहे हैं अमेरिकन के। चाइना उसमें भी घुसना चाहता है, और इस युद्ध में उसने बहुत ही सलीके से अपने हथियार पाकिस्तानियों को दिए, और पाकिस्तानियों ने उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया, और एक तरह से एक लैब की तरह हो गया ये पूरा युद्ध चाइना के लिए, जिसमें वो अपने प्रयोग करके देख रहे थे कि उनके हथियार कितने कामयाब हैं या नहीं हैं, और उसके हिसाब से दुनिया नोटिस लेगी और फिर हमारे हथियार खरीदेगी कि देखिए इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अच्छा है, इनका मिसाइल्स बढ़िया है, इनके ड्रोन्स अच्छे हैं। तो चाइना हमेशा से पाकिस्तान के पीछे था। ये फ्यूज़ करने वाली बात नहीं है, वो था हमेशा। और चीन कभी हमारा मित्र नहीं रहा है। चीन हमेशा मौका परस्त देश है, और पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर प्रॉब्लम जो है, इस फैक्टर ने दोनों को बहुत पहले मिला दिया है, कोई आज नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे ये जो असेसमेंट है ये थोड़ा ऑफ द मार्क है। इन्होंने नहीं मिलाया, प्रधानमंत्री मोदी या फिर कोई और नेता मिला नहीं सकता है। जो सामरिक हित होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स होती हैं किसी भी देश की, मुस्कान, वो बड़ी लॉन्ग टर्म होती हैं। वो कोई एक दिन में इस युद्ध से मिल गई, ऐसा नहीं है। 62, आप ये समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को मदद कर दिया, तो हमारी कल्पना यही थी कि 2 देश जब बट जाएगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, और वो हुआ भी, एक बांग्लादेश तैयार हो गया। ये अलग बात है कि अब वहाँ पर बांग्लादेश में ऐसे मिजाज हो गए हैं जो भारत के खिलाफ होने लग गए हैं, पर एक लंबी अवधि तक बांग्लादेश भारत के लिए मददगार की भूमिका में था, और हम उसको मदद किया करते थे। तो ये जो इंटरेस्ट्स होती हैं देश की, वो कुर्सियों और उन कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करती हैं। वो दरअसल एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट होता है उन चीज़ों का। इसलिए ये सिर्फ कह देना कि वो मिला दिया, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने लगा है। घरेलू राजनीति में विदेश नीति
एक अहम बन जाए किरदार, ऐसा पहले नहीं था, अब होने लग गया है। सदन की डिबेट में तमाम नेता सिर्फ इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू की नीतियों पर बात करते और डिबेट करते नजर आए, पुरानी चीजों को याद करते और उन्हीं पर बातें करते रहे। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान परिस्थितियों का क्या, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्या हर बात को, क्या तमाम चीजों को कंक्लूड करने के लिए, कोट करने के लिए पुरानी चीजों को याद दिलाना जरूरी है? अब ये तो हमारी राजनीति ने ढर्रा पकड़ लिया है, देखिए। वो एक ही राग अलापते रहते हैं। वो नेहरू से शुरू हो जाते हैं और फिर वो इंदिरा जी पे आते हैं, फिर राजीव जी पर आते हैं और फिर इस तरह की बातें हो जाती है और तमाम पुरानी नीतियों पर ही बात करते हैं उसे, क्योंकि जिसके पास लेगेसी है वो कांग्रेस पार्टी है, वो विपक्ष में है, और वो जब अटैक करती है तो उनको अटैक करने का तरीका और कहाँ से लाएं, उनके पास्ट में जाकर के वो लाते हैं कि आप जब थे तो आपने ऐसा किया था। आज जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1962 की थी, उसमें जैसे 6 नदियाँ आ जाती हैं, इंडस के अलावा झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। तो रवि, ब्यास एंड सतलज 3 नदियाँ उन्हें दे दी गई। झेलम, चेनाब, इंडस, माफ़ करें, झेलम, चेनाब, इंडस ये उन्हें दे दिया गया, और रवि, ब्यास, सतलज हमें दे दिया गया, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1962 में होती है। तो 1962 की इस ट्रीटी में खामियां हैं, क्योंकि लोग बाग नदियां नहीं बांटते हैं, पानी बांटते हैं, बिल्कुल। पर हमने नदियां बांट दी। कालांतर में क्या हुआ कि रवि, ब्यास, सतलज जो हमारे हिस्से की नदियां आई थी, उनमें पानी घट गया, और इंडस, झेलम और चेनाब में पानी बदस्तूर बढ़ता चला गया। नतीजा ये हुआ है कि आज हमें 20% पानी मिलता है, हमारे कश्मीर को 20% मिलता है, और उन्हें 80% पानी मिलता है। तो ये जो अनइक्वल ट्रीटी था, इस ट्रीटी को ख़त्म करने का एक अवसर ढूंढा भारत ने, और उसने सबसे पहला काम क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से भी पहले जैसे ही अटैक हुआ, उन्होंने पहला काम उनके मन में रखा था, इसको कर लेना है, और उन्होंने कर दिया। अब पाकिस्तान के पास कोई अपनी नदी नहीं है, वो सारी जो नदियां हैं वो भारत से होकर के उन तक पहुंचती हैं। तो हमने वो मौका का इस्तेमाल किया। तो ये इतिहास में जाना पड़ता है। इसके अलावा देखिए आप के अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, इन सब में ट्रेन्स जाया आया करती थी, ट्रेन टू पाकिस्तान, वो सब रोक दी गई, वो रुक गई हैं। आज की तारीख में हम कोई उनके साथ पीपल टू पीपल चैनल भी नहीं खोल रखे हैं, कोई कलाकार फिल्मी या अदरवाइज कोई काम नहीं कर रहा है हमारा। तो हमारी एक साझी विरासत तो है, इसको आप मना तो नहीं कर सकते। आप लाहौर जाएंगी और आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप करोल बाग में नहीं हैं। कुछ इस तरह का माहौल आपको लाहौर में भी दिखता है। अगर वो बात करने का अंदाज़, वो सब कुछ ऐसा लगता है आपको कि जैसे आप अपने ही देश में हैं। आप पाकिस्तान में लाहौर है, लेकिन अमृतसर से वो मात्र 40 किलोमीटर दूर है। तो आपकी साझी विरासत आपको इतिहास में ले ही जाती है। इसलिए जब भी भारत पाकिस्तान का मसला आएगा, और ये एक दुखता रग है जो अंग्रेज़ों ने हमें दे दिया है, तो ये तो रहेगा। हमारे देश की राजनीति में क्या पाकिस्तान अब एक स्थायी चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? वो तो हो चुका है। और देखिए आप जरा प्रियंका गांधी की ये सुनवाई है, जिसमें कि वो नाम ले रही हैं। पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज उद्वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल
से प्रशांत कुमार सतपथी। देखिए, प्रियंका गांधी उन 26 जो मारे गए थे पहलगाम में लोग, उनका नाम ले रही हैं। इधर से वो कह रही हैं नाम, और उधर से कहा जा रहा है हिंदू, इधर से वो कह रही है भारतीय, उनके लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भारतीय। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो एक कम्युनल डिवाइड हुआ है हमारे राजनीति में, जो एक सांप्रदायिक विभाजन हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारत में रहने वाले वो लोग जो कि उनका विरोध करते हैं, उनको पाकिस्तान परस्त कह देना उनकी राजनीति को सूट करता है। आज कह रहे थे प्रधानमंत्री कि जो हमारे ऊपर क्लेम है पाकिस्तान का, वही क्लेम रहता है कांग्रेस का। जैसे सबूत दीजिए, अब वो कहता है सबूत दीजिए पाकिस्तान, कांग्रेस भी कहती है सबूत दीजिए। तो अब देखिए, ये पाकिस्तान के करीब अगर साबित आप कर देते हैं तो राष्ट्रवादी वोट जितने होते हैं वो जाति और ये सब छोड़ करके आपकी तरफ चले आते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें मुस्कान, तो ये तो स्थायी मुद्दा हो गया। और पाकिस्तान में भी तमाम मुश्किलें हैं, गर्दिश है, लेकिन वो केवल इंडिया के खिलाफ जो है वो एकदम टाइट हो जाते हैं, लड़ाई करने के मूड में आ जाते हैं। वहाँ कितनी मुश्किलें हैं आर्थिक रूप से, लेकिन जब भारत का नाम आ जाए तो भारत को हम बर्बाद कर देंगे। उनके पास उतनी ताकत भी नहीं है। ये हमारा उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उतनी तो उनकी ज़मीन है, और 22 करोड़ की आबादी, हम 140 करोड़ के देश है। लेकिन क्या है कि आज की तारीख में चीन ने और टर्की ने और इन सब देशों ने मिलकर के भारत के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा है, उसमें पाकिस्तान को मोहरा बनाया गया है, और पाकिस्तान उसी में बहाव में चला जा रहा है। उसके अपने लोग जानते हैं कि उनके साथ जो है यह अन्याय हो रहा है। उनकी इतनी गुर्बत है, वो आप लाहौर और रावलपिंडी जैसे शहरों से बाहर निकल जाएं तो दिखाई पड़ने लग जाता है कि आप कभी कभी सुनती होंगी ये कहानियाँ कि वहाँ आटा और चीनी, इस तरह की चीज़ें भी मुहैया होना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए कि वो ऐसा मुल्क है, वहाँ 22 करोड़ की आबादी है, हम 80 करोड़ को यहाँ पे फ्री में अनाज देते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक युद्ध का सवाल है तो फ्रेम टू फ्रेम टक्कर देने के लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार रहता है। भले ही उसके आर्म्स जो हैं वो चीन से आएँ या टर्की से आएँ, लेकिन उसे उससे मतलब नहीं है। भले ही उसके लोग जो हैं, वो गोला जो खर्च होता है उसे बनाने में पैसे लगते हैं, वो पाकिस्तान भारत पे छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने लोगों को वो आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए तैयार नहीं है। तो लगता है कि ये दोनों मुल्कों में ये तय हो चुका है कि हमेशा स्थायी मुद्दा रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ सदन में जिस तरह की डिबेट चल रही है, विपक्ष लगातार पहलगाम को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमलावर तो है ही, तो एक सवाल जो विपक्ष ने आज पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उस सवाल का क्या निष्कर्ष आता है? क्या वो सवाल वैसे ही चलता रहेगा और अभी पूरी सदन बाकी है, और ये मुद्दा कब तक चलता है ये तो फिलहाल आने वाले समय में पता चलेगा। देखते रहिए इनसाइड स्टोरी।